हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर और इवन सीजन इन्वेस्टर को भी बहुत कन्फ्यूज़न देता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनको लगता है, लेकिन ये है नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड जितना लगता है। तो आज का टॉपिक है एसेट एलोकेशन के बारे में और रीबैलेंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई एसेट एलोकेशन इज़ इम्पोर्टेंट और रीबैलेंसिंग भी क्यों इतना ज़रूरी है। सबको लगता है कि एसेट एलोकेशन में कुछ नहीं है, इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड ये सब एसेट एलोकेशन में आ जाता है, लेकिन उसका सही मायने क्या है? आपको कितना परसेंटेज इक्विटी में रखना है, आपको कितना परसेंटेज बॉन्ड में रखना है, कितना परसेंटेज गोल्ड में रखना है, रियल एस्टेट में रखना है, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। और उसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको रीबैलेंस कैसे करें। ये सब तो चीज़ें शायद सबको पता ही होगी, लेकिन इसका प्रॉब्लम आता है कि इसको रीबैलेंस कैसे करना है। तो आज हम ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं और एंड में मैं मेरा ये सीक्रेट पोर्टफोलियो रिवील करूँगा जो बहुत आपको चौंका देने वाले रिजल्ट उसमें मिलेंगे। आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है। तो आज के वीडियो के हमारे टॉपिक्स हो गए व्हाई एसेट एलोकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों एसेट एलोकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं आपको थियरी से बोर नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि एसेट एलोकेशन क्यों ज़रूरी है। एसेट एलोकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। सबसे पहला बात है कि डाइवर्सिफिकेशन। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हमें डाइवर्सिफिकेशन क्यों चाहिए। इक्विटी ने तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, 100% राइट, यू आर राइट, क्योंकि इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए है। तो फिर डाइवर्सिफिकेशन करना ही क्यों है? जब रिटर्न ही सबसे ज़्यादा इक्विटी ने दिया है तो सारा पैसा इक्विटी में डाल दो। लेकिन ये काफ़ी रिस्की स्ट्रेटेजी हो सकती है। द रीज़न बीइंग इज़, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो दो बंदे हैं, उनको भागने को बोल रहा है। अब दो बंदे पे, एक पे वेट लगा दिया है और एक पे नहीं लगा दिया है। तो आप बोलोगे अभी दोनों में से किसका ज़्यादा एनर्जी या स्टेमिना ख़त्म होगा जल्दी से? ऑब्वियसली जिसके ऊपर वेट लगाया है वो बंदा जल्दी थक जाएगा, है ना। तो इसका हमारे एसेट एलोकेशन से क्या मतलब है? तो मान के चले कि अगर कोई क्रिकेटर है, वो ऐसा बोल रहा है कि यार मेरे वेट होगा तो मैं थक जाऊंगा, तो मैं अपने ऊपर कुछ वेट नहीं लगाऊंगा, हेलमेट नहीं लगाऊंगा, पैड नहीं लगाऊंगा, थाई पैड नहीं लगाऊंगा, एल्बो नहीं लगाऊंगा और मैं खेलने जाऊंगा। अब आप सोचो कि कौन सा बंदा है जो वहाँ पे ज़्यादा सस्टेन कर सकेगा। जो बंदे ने वहाँ पे हेलमेट पहना है, एल्बो पहना है, लेग गार्ड पहना है, पैड पहना है, वो ज़्यादा टिक पाएगा, या जो बंदा जो वैसे ही चला गया बैट उठा के और बोलेगा कि मैं थक जाता हूँ तो मैं ऐसे ही खेलूँगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? सेफ्टी। अगर आप वहाँ पे सेफ ही नहीं हो तो फिर आप कैसे खेल पाओगे, गेम को कैसे पूरा कर सकोगे? तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि स्टेबिलिटी, सेफ्टी, स्टेबल रिटर्न्स। हमें हाई रिटर्न्स नहीं चाहिए, हमें स्टेबल रिटर्न्स चाहिए। तो इसी वजह से हमें एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और रीबैलेंसिंग भी इतना ज़रूरी होता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ मॉडल पोर्टफोलियो बना के रखे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ये फॉलो करते होंगे। तो देखो, लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए क्या है कि उनको रिटर्न्स उनके लिए लो है, चाहते हैं वॉलेटिलिटी भी उनके पोर्टफोलियो में लो ही रहेगी। और उनका एसेट एलोकेशन क्या हो सकता है? शायद वो इक्विटी में 15% रखे, बॉन्ड में 60% रखे, या गोल्ड में 5% और रियल एस्टेट में रखे। रेंटल इनकम आती रहेगी, हमारा चलता रहेगा, हम ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। वो दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ इक्विटी, तो इक्विटी में उनका ज़्यादा एलोकेशन नहीं रहेगा। थोड़े मॉडरेट इन्वेस्टर हो गए जिनको रिस्क थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं, वो इक्विटी में शायद से 50% रखे, बॉन्ड में 30%, गोल्ड में 10% या रियल एस्टेट में 10% रखेंगे। और ज़्यादातर लोग यही टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। उनको बोलो तो बोलेगा मेरा 100% इक्विटी में है, क्योंकि क्या उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चौंका देने वाला सच बताने वाला हूँ। अगर आप इक्विटी में से रीबैलेंस नहीं करोगे तो आपको लॉस होगा। अगर रीबैलेंस करते हो तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सिर्फ बने रहना, ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे मैंने एक और पोर्टफोलियो लिया हुआ है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है रे डेलियो का नाम। वो बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर है, उनका
बहुत बड़ा फर्म है। तो उनके रिसर्च के हिसाब से उन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है ना, वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, वो काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30% इक्विटी में रखे हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में 40% रखे हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड में 15% रखते हैं, गोल्ड में 7.5% रखा है और अदर कमोडिटी में 7.5 रखा हुआ। और ये पोर्टफोलियो इतना अच्छा है कि ये पोर्टफोलियो ने कंसिस्टेंटली यूएस इन्फ्लेशन को बीट किया है और कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट किए हुए हैं। मैंने यहाँ पे उनकी एक ये लिंक दे दी है, अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, उनकी स्ट्रैटेजी पढ़ सकते हो कि उन्होंने क्या किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे डाटा है, ऑल डाटा, तो 1871 से 2025 तक का है, और अगर 30 ईयर्स का चाहिए तो ये 30 ईयर्स का डाटा है। अगर हम फुल स्क्रीन करते हैं तो आप देख लो कितना स्मूथ कर्व जा रहा है। अब यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उनका पोर्टफोलियो इतना डीप नहीं हुआ था जितना S&P 500, नास्डैक, निफ्टी 50 सारे मार्केट गिरे थे, लेकिन उनका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली अप जा रहा है। तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है कि उन्होंने ये बनाई है कि उनको हाई रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन उनको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए जो अमेरिकन इन्फ्लेशन को बीट करे। ये उनके रिटर्न है 155 ईयर के 6.33 है। हमें कम लग रहा है, लेकिन यूएस के हिसाब से यूएस का इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहता है, तो उनके हिसाब से उन्होंने हमेशा 155 साल में यूएस इन्फ्लेशन को बीट किया है और वेल्थ भी जनरेट करके दी है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टडी हो सकता है। अगर किसी को जानना है कि ऑल वेदर पोर्टफोलियो क्या है तो ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन मोटा मोटी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इक्विटी में 30% रखा है और बॉन्ड में ज़्यादा परसेंट रखा, और इक्विटी और गोल्ड में उनका 7.5% एलोकेशन है। तो हमें पता चल गया कि वाई एसेट एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट। लेकिन एसेट एलोकेशन का मतलब एक्चुअली में क्या है? काफ़ी सारे लोग इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड ये कर देते हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या है, हमें इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना है? तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब ही यही है कि ग्रोथ इंजन है, ये आपको आपकी वेल्थ ग्रोथ करेगी, ये आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। बॉन्ड ये आपके लिए स्टेबिलिटी, एफडी है, वो सब आपको स्टेबिलिटी, सेफ्टी देगा। और गोल्ड, जब भी मार्केट में या ग्लोबल सिनेरियो में कुछ भी टेंशन चल रहा है तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है। और रियल एस्टेट या रेट्स आपको रेंटल इनकम या डिविडेंड आपको पे करता है। ये सारे रिलेटेड, मैंने देखो लिखा है को रिलेटेड ऐसे, तो मतलब ये इन्वर्सली रिलेटेड होने चाहिए। जब इक्विटी बढ़ रही है तो शायद गोल्ड बॉन्ड ना बढ़े, लेकिन जब बॉन्ड बढ़े रहे तो इक्विटी नहीं बढ़ेगी। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड एसेट क्लासेस है, ये भी इन्वर्सली रिलेटेड एसेट क्लास है। तो आपको ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है कि जो कभी कोई एक एसेट क्लास बढ़ रहा है तो दूसरा स्टेबल है, या कोई एसेट क्लास बहुत गिर रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो काफ़ी सारे बार बहुत नेगेटिव में, आपको अगर आपने ये फॉलो किए होते तो आपको बहुत सारे ईयर्स में आपको रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे नेगेटिव में आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, आपको कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ही रिटर्न्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि 100 माइनस एज का इक्विटी एलोकेशन रखने लगे। माने आपकी एज ये 35 है तो आप बोलोगे 100 माइनस 35 जो भी 65% आया तो वो आपका इक्विटी पोर्शन में चला जाएगा। लेकिन ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? मैं आपको दो सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जो 35 का है, दो बंदे हैं 35 के, दोनों 1 लाख कमाते हैं, 100K कमाते हैं सैलरी। लेकिन एक बंदे के पास मैरिड है, 2 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं, उनका भी खर्चा करना है। और एक बंदा सिंगल है और पेरेंट्स के साथ रह रहा है। तो आप मान के चलो कि कौन से बंदे में, दोनों 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन कौन सा बंदा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकेगा? ऑब्वियसली ये बंदा, क्योंकि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये बंदा अपनी दो बच्चे हैं, पेरेंट्स है, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसका तो 1 लाख मतलब उसके खर्चे में ही चला जाएगा। तो इसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं कर रहा है कि 100 माइनस एज का रूल लगा के चलो। दैट इज़ रॉन्ग। हर एक की सिचुएशन अलग है, तो ये आप इतना जनरलाइज नहीं कर सकते इसको। और क्या होता है कि ओवर एक्सपोजर टू सिंगल एसेट, इक्विटी में सारा डाल दिया या रियल एस्टेट में सारा डाल दिया, और इग्नोरिंग द रीबैलेंसिंग। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग मानते हैं कि रीबैलेंस करूंगा तो मेरा रिटर्न्स कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊंगा और रीबैलेंसिंग से आप ज़्यादा CAGR निकाल सकोगे। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि रीबैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अपना ये पोर्टफोलियो रिवील करूंगा इन दी एंड, तो बने रहना, बहुत मज़ा आएगा।
आपको चौंका देने वाले रिजल्ट मिलेंगे उसमें। तो आई होप इट इज़ क्लियर सो फार कि लो रिस्क इन्वेस्टर, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर, हाई रिस्क इन्वेस्टर में क्या क्या इक्विटी एलोकेशन या पोर्टफोलियो एलोकेशन होते हैं। लेकिन ये एसेट एलोकेशन हमें कैसे करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। मान लो आपके अकाउंट में 3 लाख है, आपके इन्वेस्ट किए हैं 3 लाख, अभी उसकी वैल्यू हो गई है करीबन 9.6 लाख हो गई है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डिज़ायर्ड परसेंटेज। तो ये आपका इक्विटी में डिज़ायर्ड है, ये नैस्डैक है इंटरनेशनल में, ये बॉन्ड में है 30%, 5% गोल्ड में है और 5% रियल एस्टेट में है। ये मिला के आपका 100% बन रहा है। और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो भी होगी ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, और करंट वैल्यू आज के दिन पे उसकी कितनी वैल्यू है ये आप यहाँ पे लिख दो, और उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर देंगे कि आपके करंट परसेंटेज कितने हैं। ये यहाँ पे करंट परसेंटेज आ जाएगा, और उसके हिसाब से आइडियली आपके अकाउंट में कितने होने चाहिए ईच ऐसे क्लास में, ये यहाँ पे आ जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ एक्चुअली कैसे वर्क करती है। तो अभी मान के चलो कि आपका करंट वैल्यू यहाँ पे आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और यहाँ पे 3,66,000 है। यहाँ पे 60,000 इन्वेस्ट किए थे और यहाँ पे 2 लाख हो गए हैं। लेकिन यही लेट्स से हमने कुछ उसमें चेंज कर दिया कि अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ हो गई और मार्केट गिर गया, तो अब देख लो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि रीबैलेंस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देख लो हमारे जो डिज़ायर्ड एलोकेशन थे, यहाँ पे देख लो जो हमारे डिज़ायर्ड एलोकेशन थे और करंट एलोकेशन का हमने चार्ट बनाया था। देखो बॉन्ड में कितना बढ़ गया, इक्विटी में कितना कम हो गया है, नैस्डैक कितना कम हो गया। यहाँ पे हमने 20% रखे थे, यहाँ पे हमारा 10% हो गए। यहाँ पे हमने इक्विटी में 40% रखे थे, यहाँ पे 28%। तो काफ़ी सारा इम्बैलेंस हो गया है हमारे पोर्टफोलियो में, इसीलिए हमें रीबैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने -5% टू +5% की रेंज ली है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारा इक्विटी पोर्शन, हमारा कोई भी ऐसे क्लास पोर्शन, मान लो यहाँ पे 40% इक्विटी में रखा है, तो वो 35 से कम होगा तो ये हमें बताएगा कि रीबैलेंस चाहिए, या 45 से बढ़ जाएगा तो ये बताएगा हमें रीबैलेंस चाहिए। सेम वे में यहाँ पे नैस्डैक है तो हमारे 20% रखा हुआ है हमने डिज़ायर्ड परसेंटेज में। अगर वो 15 से कम हो जाएगा तो हमें बताएगा कि रीबैलेंस चाहिए, और अगर वो 25 से बढ़ जाएगा तो हमें बताएगा कि रीबैलेंस चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी परसेंटेज लिख सकते हो अपने हिसाब से। आप बोलोगे 5% तो कुछ नहीं है, मुझे 10% चाहिए, तो आप यहाँ पे 10% लिख दो। तो देख लो यहाँ पे अभी ये 2 ऐसे क्लास ही यहाँ पे 10% से डिफरेंस में आ रहे हैं, इसीलिए ये रीबैलेंस रिक्वायर्ड दिखा रहे हैं और बाकी सारे रीबैलेंस नॉट रिक्वायर्ड में आ रहे हैं। तो अभी के हिसाब से मैं -5% और +5% का मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने ये रखा है कि ये आपका रेंज है कि इससे कम हो गए तो मैं रीबैलेंस करूँगा, तो ये हो गया कि आपका रीबैलेंस बोल रहा है कि आपको रीबैलेंस चाहिए। अब रीबैलेंस चाहिए मगर कितना चाहिए? देखो हमने इक्विटी में 1,20,000 डाले थे, अभी उसकी करंट वैल्यू 2.5 लाख हो गई है। तो डिज़ायर्ड हमारी जो हमने ये रखे हैं डिज़ायर परसेंटेज के हिसाब से, अभी हमारे पास 3,48,000 होने चाहिए इक्विटी में, लेकिन हमारी कितनी है? 2.5 लाख की वैल्यू है, तो 98,000 उसमें कम है, तो हमको 98,000 इक्विटी में लगाने हैं। और दूसरा था नास्डैक में था 60,000 हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी, करंट वैल्यू अभी 90,000 हो गई फॉर एग्जांपल। तो उसकी डिज़ायर्ड एसेट की वैल्यू होनी चाहिए थी 1,74,000, तो हमें 84,000 उसमें डालने हैं। तो कहाँ से डालेंगे हम? देखो बॉन्ड और गोल्ड में ये हमने 90,000 डाले थे, 4 लाख हो गए, तो बोल रहे हैं कि आपके डिज़ायर के हिसाब से आपको 2,61,000 ही चाहिए, तो आपके पास इतना ज़्यादा हो गया, 1,39,000 ज़्यादा हो गया है। तो आप ये यहाँ से कोई भी 2 एसेट में डाल सकते हो, दोनों एसेट में डाल सकते हो, एक एसेट में डाल सकते हो। और सेम वे में अब गोल्ड सिल्वर में अगर आपका 5% का इन्वेस्टमेंट था 15,000, तो वो अभी हो गया 43,000, तो 46,000 सॉरी वो अभी हो गया 90,000, तो 43,000 हमें चाहिए। तो बोलेगा 46,000 आपने उसमें ज़्यादा है तो आप उसको रीएलोकेट कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो देख लो अभी इक्विटी में 40% है तो हमारे करंट परसेंटेज 40 है। हमारे डिज़ायर्ड में कितने थे? 20%, तो आ गया 20%।
हमारे बॉन्ड में कितने थे 30%, तो आ गए 30%। तो ये हमने पूरा रीबैलेंस उसको कर दिया। तो आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे हमारा डिज़ायर परसेंटेज था 40%, लेकिन अभी के हिसाब से हमारे 28% हो गया। तो हमारे पास कम है, 98,000 कम है इक्विटी में। तो हमें इक्विटी में ज़्यादा पैसे डालने हैं। तो हम कहाँ से डालेंगे, क्योंकि जिस एसेट क्लास में हमारा एलोकेशन बढ़ गया है उससे उठा के यहाँ पे हम उसको हम रीएडजस्ट कर लेंगे। तो ये डिज़ायर्ड परसेंटेज है, डिज़ायर्ड एसेट क्लास। अगर उसको हम रीबैलेंस कर देंगे करंट वैल्यू में जो हमारी है, तो आपका ऑटोमेटिकली रीबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप इट इज़ क्लियर। देखो यहाँ पे अभी डिज़ायर्ड एलोकेशन और करंट एलोकेशन में ग्राफ एकदम सेम ही दिख रहा है। पहले क्या कुछ अलग ही दिख रहा था, पहले हमने बनाया था। तो इसीलिए ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है। डोंट वरी, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करना। फ्री टू यूज़ है, कोई कॉपीराइट नहीं है। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ शेयर करो। प्ले अराउंड, आपको कैसा लग रहा है, आप इससे कंफर्टेबल है या नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड या कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये तो हो गई एक पूरी एसेट एलोकेशन की बात कि इक्विटी, नैस्डैक, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर, रेट्स, ये सब आ गए। लेकिन इक्विटी में भी हम सिर्फ इक्विटी निफ्टी 50 तो इंडेक्स तो हम लेते नहीं है ना। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इक्विटी में भी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, नैस्डैक, थीमेटिक, स्मॉल सेक्टर फंड्स, ये इस सारे में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका जो भी SIP अमाउंट आप डाल रहे हो, आप यहाँ पे लिख लो कि आपके मान ले के चलते हैं कि अभी 5,000 आप SIP कर रहे हो, तो उसका डिज़ायर्ड परसेंटेज आपने यहाँ पे लिख दिया कि मैं फ्लेक्सी कैप में 50% रखूँगा, मिड कैप में 20% रखूँगा, स्मॉल कैप में 5% रखूँगा, नैस्डैक में 20%, ये थीमेटिक में 5% रखूँगा। तो उसके हिसाब से आपकी SIP अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। तो सेम सिनारियो है डिज़ायर्ड एलोकेशन और करंट एलोकेशन। तो अभी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपने 3 लाख इन्वेस्ट किए थे, आपकी वैल्यू 17 लाख हो गई है, ये आपकी करंट वैल्यू है। तो आपको रीबैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन फिर से लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो आ गया हमारा 3 लाख का था, वो कम होके 14 लाख हो गया। तो अभी रीबैलेंस कहाँ से आ गया, देखो यहाँ पे 50% था, अब 42% हो गया है। और हमारे -5 और +5 का रेंज हमने रखा हुआ है। तो ये 5 से कम हो गया है। 45 तक होता तो चलेगा, लेकिन 42 हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1,05,000 यहाँ से लेके यहाँ पे डाल सकते हैं और ये हमारा रीबैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप ये डिज़ायर्ड एसेट क्लास है वो आपने करंट वैल्यू में लगा दोगे, तो ये आपका टोटल रीबैलेंस हो जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई रीबैलेंस करके तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, 100%। हर बार रीबैलेंसिंग पे मुझे टैक्स ही देना पड़ता है, तो फिर मैं रीबैलेंस क्यों करूँ। लेकिन आपको शायद पता हो या नहीं हो, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 1,25,000 तक टैक्स फ्री दिया हुआ है। मतलब आप टैक्स फ्री उसको निकाल सकते हो। एक साल में आप 1,25,000 अगर आपका प्रॉफिट होगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं, उसके बाद आपको 12.5% टैक्स लगेगा। और यही सिनारियो लेके चलते हैं कि आपने 3 लाख इन्वेस्ट किए थे और उसकी वैल्यू अभी 17 लाख हो गई, अभी करंट वैल्यू हो गई। तो मान के चलते हैं कि ये आपने 15 साल तक इन्वेस्ट किया है, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 14,05,000। 17 लाख माइनस 3 लाख, तो आपका 14,05,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपकी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, ये 14 लाख में से आपको 1,25,000 गवर्नमेंट छूट दे रही है, तो आपकी 12,80,000 आपकी वैल्यू हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो अब वो 12,80,000 पे आपको 12.5% टैक्स लगेगा। तो आपको टैक्स लगेगा 1,60,000। तो अभी आपका प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,45,000। और यही चीज़ अगर आप हर साल करते हैं, लेट्स से 1,25,000 की आपको छूट मिल रही है और 1,25,000 आप हर साल विड्रॉ करके, सेम ही डे विड्रॉ करके वो री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका कंपाउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रस्ट में। और आप 1,25,000 हर साल निकाल रहे हो, तो आपने जो 17 लाख की अभी वैल्यू हो गई, वो आप हर साल उसको 1,25,000 निकाल के फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस पर आपको 0 टैक्स लगेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, बट मान के मैं आपको पूरा कभी बाद में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन हर साल आप 1,25,000 निकाल रहे हो, तो 15 साल में तो आपने 15 लाख तो कम से कम निकाल दिए हुए। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट ही 17 लैक्स है, तो ये पूरा आपका टैक्स फ्री हो गया। ये पूरा आपका टैक्स फ्री प्रॉफिट हो गया। अगर आप 1,25,000
हर साल निकाल रहे हो। तो पहले मैंने बात की थी रीबैलेंसिंग के बारे में, इग्नोरिंग द रीबैलेंसिंग यहाँ पे मैंने लिखा था। तो काफ़ी सारे लोग इसीलिए रीबैलेंसिंग को इग्नोर कर रहे हैं कि पहले तो बोल रहे हैं कि मेरा कंपाउंडिंग बंद हो जाएगा, और दूसरा बोल रहा है कि जब भी रीबैलेंस करूँगा तो मेरा टैक्स कटेगा। लेकिन इन रियलिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपने रीबैलेंसिंग किया होता, हर साल 1,25,000 निकाल के सीधा नेक्स्ट डे उसको री इन्वेस्ट कर दो, जो भी NAV आ रही है आप ले लो, तो आपका CAGR हो जाता है 12.28। लेकिन अगर आप रीबैलेंसिंग नहीं करते हो और 17 लाख एक ही साथ में निकाल रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाता है, और ये प्रॉफिट पे आपको 12.50% टैक्स लगेगा। जो भी आपने गवर्नमेंट ने दिए 1,25,000 माइनस करने के बाद, तो 1,60,000 आपको टैक्स लग जाएगा। तो आपका CAGR 9.95 हो गया। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर यही चीज़ आप 20, 25, 30 साल करोगे तो ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए रीबैलेंस इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब के साथ गवर्नमेंट से ही खेल रहे हो। अगर ये आपको चीज़ नहीं पता होगी तो आप सीधा प्रॉफिट एक साथ में विड्रॉ करोगे तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो वाई डोंट वी यूज़ जो भी गवर्नमेंट ने हमें छूट दी है, यूज़ इट फॉर आवर ओन एडवांटेज। हम कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे ना, जो गवर्नमेंट ने दिया है वही 1,25,000 हर साल उसको विड्रॉ कर रहे हैं और रीबैलेंस कर रहे हैं। तो उससे आपका CAGR में काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको होगा तो मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर। आई एम नॉट टैक्स अकाउंटेंट, नाइदर आई एम CA, लेकिन ये आप मुझे जितना नॉलेज है उससे उसके हिसाब से आप टैक्स हार्वेस्टिंग करके काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हो। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे फाइनल टॉपिक के बारे में, रेडीमेड पोर्टफोलियो। जो मैं आपको बता रहा था, मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है। ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। पहले तो आपको इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, नैस्डैक या इंटरनेशनल फंड्स में आपको रीबैलेंस करना है। फिर उसमें भी इक्विटी में भी आपको फिर से अपने इक्विटी एलोकेशन में रीबैलेंस करना है। तो भाई बोलेगा कि इतना माथा पीछी क्यों करना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हो या सीजन्ड इन्वेस्टर हो, मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है। देखो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करनी, ऑटोमेटिकली रीबैलेंस हो जाएगी सब, और आपको कोई टैक्स वगैरह की अगर आपको टेंशन है वो भी नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा है हमारा सीक्रेट पोर्टफोलियो। 1, 2, 3, आर यू रेडी? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अब ये फंड्स मैंने क्यों लिए हैं? देखो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में क्या क्या चीज़ है कि ये मल्टी कैप फंड है, तो उनको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 25% का एलोकेशन करना ही होता है। ये उनकी मैंडेटरी है। तो 75% इक्विटी में आपका एलोकेशन हो जाएगा। तो उनको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 25% एलोकेशन करना पड़ता है। दूसरा मैंने लिया है कि ICICI का मल्टी एसेट। तो उनमें क्या होता है कि उनको इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटीज, रियल एस्टेट ये सब में इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारे ऐसे क्लासेस में रीबैलेंस करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये दोनों फंड में है कि ये लोग फंड मैनेजर अपने हिसाब से करते हैं, रीबैलेंसिंग सब कुछ वो लोग कर देते हैं। आपको 1% का भी कुछ ट्रांजेक्शन नहीं करना, आप अपनी SIP करते रहो और ऑटोमेटिकली रीबैलेंस भी हो जाएगा, आपका एसेट एलोकेशन भी हो जाएगा। इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो भी है वो एसेट एलोकेशन भी हो जाएगा। अगर आपका डेट, गोल्ड ये सब में आपका एसेट एलोकेशन है, वो भी ये दो फंड ऑटोमेटिकली कर देंगे। आपको 1% का भी टैक्स नहीं लगेगा, सरचार्ज नहीं लगेगा, ट्रांजैक्शन फीस कुछ नहीं लगेगा। और इंटरनेशनल फंड के लिए मैंने लिया है नास्डैक का Q50। ये ETF है। अगर आप चाहते हो तो नास्डैक का इंडेक्स फंड भी चूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मुझे ये इंडेक्स फंड में नहीं मिला था इसलिए मैंने ETF में लिखा है, लेकिन आप ICICI का नास्डैक 100 इंडेक्स भी ले सकते हो। अगर कोई बोलेगा मुझे मल्टी कैप अच्छा नहीं लगा तो आप फ्लेक्सी कैप में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं फ्लेक्सी कैप क्यों उसमें मैंने चूज़ नहीं किया था। तो फ्लेक्सी कैप का रीज़न ये है कि फ्लेक्सी कैप में भी उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में लार्ज कैप हैवी ही होते हैं। वो लोग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मिड एंड स्मॉल कैप में जाने के लिए, लेकिन वो लोग स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए मैंने ये निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड चूज़ किया है, क्योंकि उनमें उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है।
अब आप बोलोगे कि ये फ़ंड मैंने कैसे चूज़ किया, तो मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि हाउ टू फाइंड म्यूचुअल फंड और हाउ टू चूज़ द राइट म्यूचुअल फंड। उसमें मैंने पूरा मेरी मेथोडोलॉजी उसमें डिस्कस की है, पूरा छान करके उसमें से हम ये फ़ंड निकाल रहे हैं, कैटेगरी निकाल रहे हैं, और आप ज़रूर उसको चेकआउट करना, आपको उसमें से काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो देखो, ये हमारे दोनों कैटेगरी हो गई, ये हमारी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की कैटेगरी हो गई, ये हमारी इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट में हो गया, और ये हमारा हो गया मोतीलाल ओसवाल का, या आप चूज़ कर सकते हो ICICI का नास्डेक 100 इंडेक्स, या कोई भी नास्डेक 100 इंडेक्स ओपन है तो वो आप चूज़ कर सकते हो। अब बोलोगे कि इससे क्या फ़ायदा हो गया। देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल में निफ्टी ने 17.98% रिटर्न दिया, 17.98% रिटर्न दिया। अगर ये पोर्टफोलियो में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो 24.28% उसको रिटर्न मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ बतानी रहेगी, अगर कोई कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर है तो वो पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी ये रख सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको यही फंड में चूज़ करना है, लेकिन एज ए ऑप्शनल आप यहाँ पे अगर कोई कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर है तो आप इसमें यहाँ पे उसका पोर्शन रख सकते हो। और रिमेंबर, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट स्टडी पर्पस के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, और ये हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कल जाओ और सीधा यही फंड में इन्वेस्ट कर दो, कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी ये फंड ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स या उसके हिसाब से देखते हैं कि ये फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर किसी ने ये पोर्टफोलियो बनाया होता ना, तो 5 साल में उसको 24.28 का CAGR मिला होता। वही अगर वो निफ्टी 50 में लगाया होता तो 17.98 का उसको CAGR मिलता। अब बोलोगे कि हाँ, 5 साल में तो सब ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये पोर्टफोलियो ने भी अच्छा परफॉर्म ही किया होगा। लेकिन ये ब्यूटी ये है कि ये फंड में मल्टी एसेट है और नैस्डैक का फंड है, तो ये मल्टी एसेट आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता है। मल्टी एसेट फंड में इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटी आ जाती है, तो आपको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम मिलता है। तो जितना निफ्टी 50 में वॉलेटिलिटी होगी उतना शायद ये पूरा पोर्टफोलियो में नहीं होगा। हाँ, मल्टी कैप में हो सकती है, लेकिन आप अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी यहाँ पे रखते हो तो आपकी वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब इसके पर्सपेक्टिव में देखते हैं, अगर किसी ने मान लेते हैं 5 साल पहले 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं समझ में आता, सीधा डायरेक्ट लंप सम मार दी, आज के 5 साल पहले 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 29,65,000। अगर ये पोर्टफोलियो में उसने इन्वेस्ट किए होते तो 24.28 के हिसाब से करीबन 30 लाख की वैल्यू हो जाती, 3x उसकी रिटर्न्स हो जाती। अगर वही सिर्फ उसने निफ्टी 50 में डाले होते तो 22.85 लाख की उसकी वैल्यू हो जाती। तो डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस 6.79 लाख का है। मतलब ये किसी की शायद ईयरली पैकेज हो सकती है 6.79 लाख। तो इट्स अ मैसिव डिफरेंस। अब चाहे तो आप उसको कंपाउंड करते रहो, अगर नहीं करना है तो 4% विड्रॉल के रेट के हिसाब से SWP करते रहो, और 1,18,000 आपको हर साल इनकम मिलेगी, और वो भी टैक्स फ्री हुई। क्यों टैक्स फ्री? जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें 1,25,000 गवर्नमेंट दे रही है, तो अब हम 1,18,000 ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। हाँ, आपकी एक्टिव इनकम पे आपको टैक्स लगेगा, जो भी आप कमा रहे हो तो नौकरी धंधा से, उस पर आपको टैक्स लगेगा। यहाँ पे आपको यू कैन विड्रॉ दिस मनी। तो 1,18,000 आप हर साल विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, और ये आपको बढ़ता रहेगा। ये हम 4% ही विड्रॉल रेट ले रहे हैं। अगर मान लो ये 15% भी बढ़ रहा है ना, तो हम सिर्फ 4% ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो बाकी के 11% से ये बढ़ता रहेगा। और आप 1,18,000 गिल्ट फ्री मनी स्पेंड करो, हॉलीडेज पे जाओ, बीवी के लिए कुछ अंगूठी लो, चेन लो, बच्चों को आईफोन दिलाओ, खुद के लिए कुछ स्पेंड करो, पेरेंट्स के लिए स्पेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 1,18,000 साल, ये आई नो इससे आपको कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल जाती, लेकिन 1,18,000 आपको ऐसे ही मिल जाते बिना कुछ काम किए हुए। आपका पैसा ही आपके लिए काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है, जो जैसे ही हमारा नाम है अल्ट्रा HNIs, हम वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। पैसे को काम पे लगाए, हमें नहीं काम करना है पैसों के लिए। तो अब 1,18,000 आप अपनी खुद के डेवलपमेंट पे यूज़ करो, हेल्थ पे यूज़ करो, घूमने जाओ, कुछ भी कर सको।
अगर नहीं करना है कि बोले वो इसको कंपाउंड करने दे तो इसको कंपाउंड होने दो 15-20 साल 25 साल तक। बच्चों के लिए रखो, उनके एजुकेशन के लिए, उनको शादी के लिए रखो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई 5 साल में तो सब ने अच्छा रिटर्न दिया है, सब कैटेगरीज अच्छी परफॉर्म कर रही है, ये है वो है, तो ये पोर्टफोलियो में भी अच्छा परफॉर्म ही किया होगा क्योंकि सब ने अच्छा परफॉर्म किया। स्मॉल कैप, थीमेटिक, मिड कैप, कोई भी कैटेगरी उठा लो, सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ इस साल में निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है। ये देखो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का है, इस साल में इसका रिटर्न क्या है 10.88 -10.88%। तो आप ये तो मान के चलते हो कि इस साल में तो सब कैटेगरी ने बराबर मार खाया, बराबर धुली हुई है सब कैटेगरी में, कोई कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही नहीं है। हर एक कैटेगरी पकड़ लो या काफ़ी माइनस में होगी या 2-3% के पॉजिटिव में होगी, उससे ज़्यादा किसी ने कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है। अगर मैक्सिमम हमें 3% किसी कैटेगरी ने मिले है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है वो। अगर किसी फंड ने 3% रिटर्न दिए ना तो इज़ वेरी गुड। इस साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो निफ्टी 50 ने ही -10.8% दिए हैं, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरे फंड के हिसाब से कि ये 2-3% तो मिले तो भाई निफ्टी को उसने 13% से बीट किया है अगर किसी ने 3% रिटर्न दिए है तो आपको क्या लगता है कि ये फंड ने कितने रिटर्न्स जनरेट किए होंगे इस साल में। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप कमेंट में बताना कि अगर निफ्टी 50 ने -10.68 के करीबन आसपास के रिटर्न दिए हैं तो ये फंड ने कितने 2 से 5% के रिटर्न तो दिए होगा ना कम से कम। आप एक काम करना, हर एक फंड का कोई भी वेबसाइट पे जाओ और 1 साल का रिटर्न लिख लो और बाद में बताना उसका कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। चलो मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हुए हैं। रेडी हो आप? चलो 1 2 3 चलो हम रिवील करते हैं ये फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं। टैन चौक गए, देखो 16.68% पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। निफ्टी के 10.88% नेगेटिव में। ये फंड ने 16 ये फंड मतलब पूरा ये पोर्टफोलियो ने ये सारे मिलके 16.68 पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। अभी तो हम मानोगे ना कि चलो मान लेते हैं 5 साल में तो सबने अच्छा परफॉर्म किया है तो ये पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। लेकिन अगर निफ्टी 50 10.88 में चल रही है तो कोई भी, मैंने पहले बताया कि अगर कोई फंड +3% में चल रहा है ना तो बहुत अच्छा पर वो है क्योंकि वो निफ्टी को 13% से बीट कर रहा है। लेकिन ये पोर्टफोलियो ने देखो 16.68 में रिटर्न दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 1 साल में उसका रिटर्न कितना है 0.48%। तो यहाँ पे देखो 0.48%। फिर ICICI मल्टी कैप का फंड कितना है 1 साल में रिटर्न 8.46 का। और यहाँ पे देख लो क्योंकि ये ETF है तो ग्रो में मुझे नहीं मिला था, लेकिन मॉर्निंग स्टैर की वेबसाइट पे ये टोटल रिटर्न्स यहाँ पे है तो देख लो 1 साल में उसका रिजल्ट 41% का है। तो वो हमारा यहाँ पे 41.9 का रिजल्ट है। सब मिला के आपको 16.68% का रिटर्न मिल रहा है। जब मार्केट नेगेटिव में जा रहा है, सब पैनिक कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी अगर आप ऐसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो, डिज़ाइन करते हो जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आ गया, इक्विटी आ गया, गोल्ड आ गया, डेट आ गया, कमोडिटीज आ गया, सब आपने पूरा ये सब। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड था यहाँ पे मार्केट साइकिल, अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। उसका मतलब क्या है कि कोई भी मार्केट में कैसा भी कोई भी फंड या कुछ भी अप एंड डाउन चल रहा है, आपका पोर्टफोलियो ऐसे ऐसे करके अप जाना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो ऐसे करके ऐसे सीधा नहीं नीचे आना चाहिए या यहाँ से ऊपर चला जाए सीधा ऐसे जाए, ऐसा नहीं। आपका पोर्टफोलियो ऐसे ऐसे उस ऊपर ही जाना चाहिए। इसीलिए अक्रॉस द मार्केट साइकिल, तो ऐसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो कि कोई भी मार्केट साइकिल में आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। नॉट नेसेसरी चलो ये साल, ये 5 साल में भी इसने बीट किया है, अभी 1 साल में बीट किया है, हो सकता है कि अगले 5 साल में ये फंड निफ्टी 50 को या कोई स्मॉल कैप, मिड कैप को बीट ना कर सके। लेकिन इतना तो श्योरिटी हम रहेंगे कि ये फंड इतना धड़ाम से तो नहीं गिरेगा क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड है। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा है एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ आपको पता चल गया कि क्यों ये इतना ज़रूरी है। क्योंकि हम एक ही जगह पे सारा पैसा नहीं लगा रहे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वही हम कर रहे हैं कि हम उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं, सिर्फ करने खातिर नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत ही वाइजली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए ये पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मॉडल पोर्टफोलियो ढूंढ के आपके लिए बना के रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 10% रखो, ICICI में 60% अगर लो रिस्क इन्वेस्टर है, और पराग पारेख में 25% अगर आपको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और यहाँ पे ICICI फंड में नैस्डैक में 5% रख सकते हो। अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, मोतीलाल ओसवाल Q50 में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को इंडेक्स फंड ही चाहिए तो नैस्डैक चूज़ कर सकते हैं। अगर मॉडरेट रिस्क है, 10,000 की SIP कर रहे हो आप, कुछ भी आपकी SIP हो सकती है अमाउंट, यहाँ पे लिख दो। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में आपको 40% यहाँ पे रख सकते हो, 30% रख सकते हो, 20% रख सकते हो पराग पारेख में, और ये ऑप्शनल है, रखना है तो रख सकते हो, वरना यहाँ पे आप उसको ट्रांसफर कर दो, इसको 50% कर दो, और नैस्डैक का 10% रख सकते हो। तो ये आपका पोर्टफोलियो। और हाई रिस्क इन्वेस्टर में निप्पॉन इंडिया में इक्विटी है तो ज़्यादा उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, और नैस्डैक में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और मल्टी एसेट और पराग पारेख में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और वरना यहाँ पे 20% रख सकते हो। तो ये आपके कुछ मॉडल पोर्टफोलियो हो गए जो मैंने रिसर्च करके बहुत ही ढूंढ के निकाले हैं, और इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है ये सब बनाने के लिए। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको कौन कौन के टाइप के वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं ये अपने तरह से खुद से ही बनाता रहता हूँ। तो अगर आप मुझे बताओगे कि आप कौन कौन से टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा कौन से टाइप के वीडियो बनाने हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। ये इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर आपको चाहिए लुक एट द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको मेक अ कॉपी का आइकॉन आएगा, तो आप मेक अ कॉपी उसको कर देना, तो आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। ये मैं फ्री टू यूज़ है तो उसमें कुछ वो नहीं है, मैं ये मास्टर नहीं शेयर करता, तो यहाँ पे मेक अ कॉपी करके आप अपनी ड्राइव में सेव कर सकते हो। तो चलो, आई होप इट इज़ क्लियर एंड आई होप इट इज़ हेल्पफुल। बताना कैसा लगा वीडियो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।